शुभ संध्या आप सभी को। सजग क्लासेस हिंदी में पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है। जो क्लासेस चल रही थी, जैसे कि क्लास चल रही है आप लोग का व्याकरण की एक क्लास मिल रही है, एक क्लास मिल रही है आप लोग को हिंदी साहित्य के इतिहास में साहित्याहास लेखन परंपरा समाप्त हुई और लेखन परंपरा के बाद शुरू हो गया था उसमें आदिकाल। और अगर गद्य विधा की देखें तो गद्य विधा में उपन्यास संपूर्ण समाप्त हो गया है। उपन्यास की सभी क्लासेस आप लोग को मिल भी चुकी हैं। जो बच्चे ऑफलाइन है उनको तो मिल जाती है, जो बच्चे ऑनलाइन है उनको भी सारे क्लासेस फ्री में हम डाल रहे हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं भारतेंदु युग। परंतु भारतेंदु युग से पहले ये बात आप लोग समझ लीजिए कि भारतेंदु युग से पहले जो यानी कि आधुनिक काल है, आधुनिक काल का एक अंग है भारतेंदु युग। तो पहले इसमें कुछ बातें जान लीजिए, फिर आधुनिक काल भारतेंदु युग में हम लोग चलेंगे। मूल बातें क्या जाननी है इसमें, ये पहले समझ लीजिए। एक बात तो ये आप लोग समझिए कि ये आधुनिक क्या है। एक बात ये कि ये आधुनिक और एक आधुनिकता क्या है। एक आधुनिक और एक आधुनिकता, दोनों में क्या अंतर है। आधुनिक क्या होती है और आधुनिकता क्या होती है, इन दोनों को समझिए। तीसरी पॉइंट इस क्लास में आज सबसे पहले कि आधुनिक काल, आधुनिक काल का विभाजन, आधुनिक काल का विभाजन और समय सीमा, समय सीमा व नामकरण। आज हम लोग इतना देखते हैं और इतना देखने के पश्चात समझ में आ जाएगी कि हम लोग यहाँ भारतेंदु युग की बात क्यों किए और यहाँ भारतेंदु युग क्यों लिखे। महत्वपूर्ण बातें यह है कि आज की क्लास में, आज जो क्लास है हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल की, आज ये पहली क्लास है। क्लासेस तो और हो रही है, आदिकाल आप लोग पढ़ रहे हैं, उपन्यास विधा समाप्त हो चुकी है, अब नई विधा शुरू होगी उसमें, और व्याकरण चल ही रही है। तो आज भारतेंदु युग हम यहाँ जो लिखे हैं, ये भारतेंदु युग क्यों लिखे, ठीक है। और भारतेंदु युग से पहले इन सभी चीजों को बतलाना क्यों जरूरी है। पहले ये समझिए कि आधुनिक और आधुनिकता में अंतर क्या है। अंग्रेजी में एक शब्द होता है मॉडर्न, सुना है ना, कि बच्चे बोलते हैं कि हम मॉडर्न युग के हैं। तो आप पहले ये समझिए कि मॉडर्न है क्या, तब ना उसके बाद आधुनिक काल का विभाजन जो किया गया, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नकेनवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता, ये सब आती है समकालीन कविता। और उसके बाद समय सीमा क्या है, समय सीमा भारतेंदु युग की क्या है, द्विवेदी युग की क्या है, और उसके बाद इसका नामकरण, अगर कोई अन्य नाम दिया गया तो क्यों दिया गया, और उस नामकरण का आधार क्या था, इन सभी चीजों को आज जानना है। तो सबसे पहले ये बात समझिए कि आधुनिक और आधुनिकता में अंतर क्या है और दोनों में का की क्या परिभाषा है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं आधुनिक, एक पॉइंट ये लिखिए, आधुनिक। आधुनिक क्या है और आधुनिकता की परिभाषा क्या है, इसमें आप लोगों को ज्यादा डीपली या यहाँ से कोई प्रश्न आने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो मूल बातें आपको समझा देते हैं कि आधुनिक क्या होती है और आधुनिकता क्या होती है। आधुनिक शब्द अंग्रेजी के मॉडर्न शब्द का हिंदी रूपांतरण है। एक शब्द होता है मॉडर्न, अंग्रेजी शब्द है एक, ऐसे समझिए, एक अंग्रेजी शब्द है जिसका नाम है मॉडर्न। क्या नाम है, मॉडर्न। अंग्रेजी शब्द मॉडर्न का ये हिंदी रूपांतरण है। आधुनिक शब्द अंग्रेजी शब्द मॉडर्न का क्या है, हिंदी रूपांतरण है। हिंदी रूपांतरण का मतलब होता है अनुवाद है, हिंदी रूपांतरण है। और ये मॉडर्न शब्द कहाँ से लाया गया, तो ये मॉडर्न शब्द जो आया ये फ्रेंच भाषा का एक शब्द है। ये मॉडर्न शब्द किस भाषा का शब्द है, तो मॉडर्न शब्द फ्रेंच भाषा का ये शब्द है। अब समझिए, आधुनिक शब्द अंग्रेजी शब्द मॉडर्न का हिंदी रूपांतरण है, और ये जो मॉडर्न शब्द बना है वो कैसे बना है, फ्रेंच भाषा के शब्द से बना है। तो फ्रेंच भाषा के किस शब्द से मॉडर्न बना है ना, दिक्कत हो रही है समझने में। ये अंग्रेजी शब्द लिख दिया, मॉडर्न का हिंदी रूपांतरण हो गया आधुनिक, लेकिन ये मॉडर्न शब्द किससे बना है, फ्रेंच भाषा
के शब्द। तो फ्रेंच भाषा के कौन सा शब्द था? और फ्रेंच भाषा का एक शब्द था मॉडर्न। मॉडर्न का से बना है मॉडर्न, ऐसे समझ सकते हैं आप लोग। अगर सामान्य समझें तो सबसे पहले शब्द आया मॉडर्न। मॉडर्न, मॉडर्न से ये किस भाषा का हो गया? ये हो गया फ्रेंच। ये किस भाषा का शब्द हो गया? फ्रेंच। इससे बना एक शब्द मॉडर्न। इससे क्या बना? मॉडर्न। ये किस भाषा का शब्द हो गया? ये हो गया अंग्रेजी। ये हो गया अंग्रेजी। और इससे इसका अनुवाद किया गया और क्या आया? आधुनिक आया। इसका अनुवाद करके क्या आया? आधुनिक आया। ये किस रूप में आया? अनुवाद के रूप में आया। ठीक है, ये ऐसा कोई शब्द नहीं है। तो मॉडर्न से बना मॉडर्न, और मॉडर्न का रूपांतरण हुआ हिंदी में तो क्या बना? आधुनिक बना। ये सब बातें तो समझ में आ गई। लेकिन ये मॉडर्न और मॉडर्न का अनुवाद क्या होता है? अनुवाद हुआ आधुनिक। तो आधुनिक का मतलब क्या हुआ? तो आधुनिक शब्द का मतलब हो जाता है समसामयिक। क्या इसका शब्द का मतलब हुआ? इस शब्द का मतलब हुआ समसामयिक। समसामयिक, इस शब्द का मतलब क्या हो गया? समसामयिक हो गया। आई बात समझ में? नहीं आई? फिर समझिए। आधुनिक शब्द अंग्रेजी शब्द मॉडर्न का हिंदी रूपांतरण है। और ये मॉडर्न शब्द कहाँ से लिया गया? तो ये फ्रेंच भाषा के शब्द मॉडर्न, मॉडर्न से लिया गया। अब मॉडर्न शब्द से बना मॉडर्न शब्द, ये फ्रेंच का है, ये अंग्रेजी का है। और मॉडर्न का हिंदी रूपांतरण हुआ तो बना आधुनिक। और आधुनिक शब्द का शुद्ध हिंदी रूपांतरण क्या होता है व्याकरणिक दृष्टि से? तो इसका मतलब होता है समसामयिक। अब देखिए, तो ये तो मतलब समझ में आ गया कि आधुनिक का मतलब क्या हुआ? समसामयिक। अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में जाइए। जैसे ये शब्द बना आधुनिक, क्या बना? आधुनिक बना। और आधुनिक का मतलब अभी आप लोग को सम बताए कि ये होता है समसामयिक। समसामयिक क्या मतलब हुआ इसका? समसामयिक होगा। और इसी शब्द से बना क्या? आधुनिक बना, आधुनिकता। आधुनिक, आधुनिकता बना। आई बात समझ में? आधुनिक कहां से आया? समझ में आ गया होगा कि आधुनिक शब्द मॉडर्न एक शब्द है फ्रेंच का, उससे बना मॉडर्न, और उसका रूपांतरण किया गया हिंदी में तो बना आधुनिक। और आधुनिक का मतलब होता है समसामयिक। क्या मतलब होता है? समसामयिक। अब बात है कि ये आधुनिकता का अर्थ क्या होता है? आधुनिकता का मतलब होता है कि इहलौकिक दृष्टिकोण एवं अनुपयोगी पुरातन का त्याग। अर्थात वर्तमान में जो चीजें चली रही है, अगर वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से सही है तो उसको अपना लेना, और अगर कोई पुरातन प्रक्रिया है या पुरातन रीति रिवाज है तो उसको छोड़ देना आधुनिकता कहलाता है। ऐसी कोई भी चीजें जो वर्तमान समय के लिए उपयोगी नहीं है उसको त्याग देना, और जो वर्तमान समय के लिए उपयोगी है उसको ग्रहण करना आधुनिकता कहलाता है। एक लाइन में इसको लिख लीजिए, लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं लिखना है, इसको लिख लेना। इहलौकिक यानी वर्तमान, इहलौकिक दृष्टिकोण यानी वर्तमान की जो दृष्टिकोण है, इहलौकिक दृष्टिकोण, वह अनुपयोगी, जो वर्तमान में उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी पुरातन का त्याग, ये इसका मतलब होता है। इहलौकिक अर्थात जो इस समय है, इहलौकिक मतलब लौकिक का मतलब होता है जो हमारी आंखों से दिखता हो या जो वर्तमान में मौजूद है, तो इह का मतलब इस, ठीक है। इहलौकिक दृष्टिकोण व अनुपयोगी पुरातन का त्याग, सीधा सा मतलब हुआ कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समाज के लिए जो उपयोगी है उसको ग्रहण कर लेना, और समाज के लिए जो उपयोगी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नहीं है, परिप्रेक्ष्य में अर्थात संदर्भ में उपयोगी नहीं है, उसका त्याग कर देना आधुनिकता कहलाता है। और जो चीजें समसामयिक हो रही है, अभी जो हो रही है वर्तमान काल में, उसको आधुनिक बोलते हैं। आधुनिक से आधुनिकता शब्द इस प्रकार बना है। आगे समझ में? आधुनिक शब्द, एक डॉक्टर नगेंद्र थे, इन्होंने आधुनिक की परिभाषा इस प्रकार दी है कि आधुनिक शब्द दो अर्थ, मध्यकाल से भिन्नता और नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण की सूचना देता है।
मध्यकाल से भिन्नता, अर्थात जो चीजें हो गई है जो मध्यकाल में थी। मध्यकाल के अंतर्गत हिंदी साहित्य में दो कालखंड आता है, आप लोग को पता है, एक पूर्व मध्यकाल और एक उत्तर मध्यकाल, यानी कि रीतिकाल और भक्ति काल को हम लोग मध्यकाल बोलते हैं। तो मध्यकाल में जो चीजें थी अगर वो वर्तमान समय के लिए उपयोगी है तो उसको ग्रहण कर लेना या उसको अपनाना, और वर्तमान समय के लिए उपयोगी नहीं है तो उसको त्याग देना ही आधुनिकता कहलाती है। तो वर्तमान समय का मतलब हो गया समसामयिक, और इस समय कि वैसी कोई भी रीति रिवाज जो समाज के लिए, देश काल, वातावरण के लिए उपयोगी नहीं है या उपयोगी है उसको ग्रहण करना या छोड़ देना आधुनिकता होता है। ये समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ये दो बातें आप लोग को अभी समझाए है कि एक आधुनिक क्या है और एक आधुनिकता क्या है। अब बात है कि आधुनिक काल का विभाजन, आधुनिक काल का हम लोग विभाजन या इसको उप विभाजित कर सकते हैं, इसी में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग करते हैं। तो इसको हम तीसरा पॉइंट को देखते हैं, आज का ये तीसरा पॉइंट। आधुनिक समझ में आ गया और एक आधुनिकता समझ में आ गई, ठीक है। अब है आधुनिक काल का विभाजन। चलिए इस बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। लिखिए, आधुनिक काल का विभाजन, आधुनिक काल का विभाजन, इसको समझिए कि आधुनिक काल का विभाजन कितने रूपों में किया गया है। ऐसे ये चीजें आप लोग को हम जब हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू किए, अर्थात साहित्य इतिहास लेखन परंपरा, वहां समझा दिए होंगे और इसको 9 कालखंडों में बांटे होंगे। आज फिर देख लेते हैं, क्योंकि आधुनिक काल शुरू किए और ये परीक्षा के लिए और आप सभी बच्चों के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि आप लोग हिंदी के बच्चे हैं तो जानना कल्याणकारी है ही, ठीक है। तो विभाजन करते हैं। सबसे पहले जो इसका विभाजन हुआ उसका नाम क्या था? सबसे पहला खंड था भारतेंदु युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर क्या युग पड़ा? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का समय सीमा कब से कब तक है? यह है 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का समय क्या कहलाता है? भारतेंदु युग कहलाता है। ये सब आप लोग को जवान पर याद होनी चाहिए। क्या आप लोग गुंडा बनिएगा बताइए, याद है नहीं कुछ? चलिए नंबर 2, भारतेंदु जी के बाद कौन सा कालखंड आया? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर कौन सा युग पड़ा? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का समय सीमा कब से कब तक है? द्विवेदी युग का समय सीमा है 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक का जो समय है वो कहलाता है द्विवेदी युग। जो बात बता रहे हैं या लिखा रहे हैं उसमें हिलना नहीं है, वो जो है ये सब परम सत्य है और परम कल्याणकारी है। नंबर 3, भारतेंदु युग, हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु युग पड़ा। द्विवेदी जी के नाम पर यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग पड़ा। नंबर 3, छायावाद। छायावाद। छायावाद का समय कब से कब तक है? 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक का जो समय है वो कहलाता है छायावाद। नंबर 4, छायावाद के बाद अगला कालखंड जो है वो प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद। प्रगतिवाद का समय सीमा कब से कब है? 1936 से लेके 1943 ईस्वी तक। 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक का जो समय है वो क्या कहलाता है? प्रगतिवाद कहलाता है। नंबर 5, प्रयोगवाद। प्रयोगवाद याद है ना? ठीक है। प्रयोगवाद। प्रयोगवाद का समय कब से कब तक है? तो प्रयोगवाद 1943 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक का जो समय है वो क्या कहलाता है? प्रयोगवाद कहलाता है। ये सभी चीजों को देखना है, आज यहाँ से शुरू करेंगे, ये सब चीजें देखते चलेंगे हम लोग, और सभी के लिए उपयोगी है, चाहे वो टीजीटी रहे, पीजीटी रहे, नेट जेआरएफ रहे, या जिनका हिंदी साहित्य है उनके लिए परम कल्याणकारी है। चलिए, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद।
प्रयोग के बाद आती है नई कविता। नई कविता, नई कविता का जो समय सीमा है वो 1952 ईस्वी से 1960 ईस्वी, ये 8 साल ही रही थी, 1960 ईस्वी तक। इतना लिखिए, आगे चलते हैं। आधुनिक काल का विभाजन या इसको उप विभाजन भी बोल सकते हैं। तो आधुनिक काल का विभाजन किया तो भारतेंदु युग 1857 से। अब यहाँ पे जब हम भारतेंदु युग शुरू करेंगे तो ये भी बताएंगे कि 1857 से क्यों माना जाता है, पहले से भी तो मान सकते हैं ना। द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नंबर 6 हो गया। नंबर 7 में लिखिए साठोत्तरी कविता। 60 के बाद साठोत्तरी कविता। और साठोत्तरी कविता का समय सीमा कब से कब तक है? 1960 ईस्वी से 1990 ईस्वी तक। 1960 से 1990 ईस्वी तक का जो समय है वो साठोत्तरी कविता कहलाती है। नंबर 8, साठोत्तरी कविता के बाद समकालीन कविता। साठोत्तरी कविता के बाद समकालीन कविता। और समकालीन कविता का समय सीमा कब से कब तक है? 1990 ईस्वी से 2000 ईस्वी तक। 2000 ईस्वी तक का जो समय है ये समकालीन कविता के नाम से जानी जाती है। और एक अंतिम देख लीजिए वर्तमान समय में जो है, इसको बोलते हैं हम लोग अद्यतन कविता। अद्यतन कविता। और अद्यतन कविता का जो समय सीमा है वो कब से कब तक है? तो ये 2000 ईस्वी से तो शुरू हुआ है, 2000 ईस्वी से आज तक बोल सकते हैं, या आप लोग अब तक बोल सकते हैं, अब तक। तो ये हो गया आधुनिक काल का विभाजन। हम लोग यही है ना, 2025 में प्रवेश किए हैं, क्या लिख दें 52 तक? नहीं ना। तो जो उपयोगी है वो समझिए। तो ये हो गया आधुनिक काल का विभाजन या उपविभाजन, यानी आधुनिक काल को अलग अलग खंडों में बांटे तो उसको विभाजन कह सकते हैं। तो भारतेंदु युग 1857 से 1900, द्विवेदी युग 1900 से 1918, छायावाद 1918 से 1936, प्रगतिवाद 36 से 43, प्रयोगवाद 43 से 52, नई कविता 52 से 60, साठोत्तरी कविता 60 से 90, समकालीन कविता 90 से 2000, और एक आती है अद्यतन कविता 2000 ईस्वी से आज तक का जो समय है। कल होगा तो कल तक का समय होगा, परसों होगा तो परसों तक का समय, यानी कि अब तक जो भी रचनाएं आ रही हैं वो किस में कहला आती है अद्यतन कविता में। 3 पॉइंट क्लियर हो गया। सबसे पहले बात क्या बताएगी, आधुनिक क्या होती है, आधुनिक शब्द कैसे बना है? तो फ्रेंच भाषा का एक शब्द है मॉडर्न, मॉडर्न का हिंदी रूपांतरण हुआ तो बना मॉडर्न शब्द है फ्रेंच भाषा का। तो मॉडर्न शब्द से अंग्रेजी शब्द बना मॉडर्न, और मॉडर्न का हिंदी रूपांतरण हुआ तो आधुनिक बना। और आधुनिक का मतलब क्या होता है? समसामयिक, यानी वर्तमान काल में जो चल रहा है उस घटना जो आज काल में घटित हुई है, उसी शब्द से बना है आधुनिकता। आधुनिकता का मतलब होता है कि वर्तमान समय में अगर कुछ पुरातन चीजें या पुरातन प्रथाएं उपयोगी है तो उसको ग्रहण कर लेना, अगर वो समाज के लिए, देश काल के लिए उपयोगी नहीं है तो उसको त्याग देना, वो आधुनिकता कहलाती है। हो गया। उसके बाद हम लोग देखें विभाजन। अब देखते हैं कि समय सीमा और नामकरण, अर्थात आधुनिक काल का आरंभ देख लेते हैं और इसका समय सीमा और नामकरण देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आधुनिक काल का आरंभ। बहुत जरूरी ये सब पॉइंट हैं। आप लोगों को किताबों में सीधा सीधी आधुनिक काल शुरू किया, आधुनिक काल के बाद नीचे नीचे करके लिख दिया भारतेंदु युग। अरे पहले क्या घटनाएं घटी, ऐसा थोड़ी कि आधुनिक काल शुरू हुआ और आ गया था। जब आप लोग को हम नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बता रहे थे, तो उस समय साहित्य इतिहास लेखन परंपरा की जो क्लास चल रही थी उसमें बताया था ना कि उस समय का पीरियड जो था वो संक्रांति काल या संक्रमण काल कहलाया था। तो संक्रमण काल में कुछ घटनाएं तो घटी हमारे साहित्य के बारे में, तो उसको कौन पढ़ेगा? हम लोग नहीं पढ़ेंगे, उसको पढ़ना है। तो इसीलिए भारतेंदु युग से पहले ये सब जानना जरूरी है। तो आधुनिक काल का आरंभ, आधुनिक काल का आरंभ हम लोग देखते हैं
कि आधुनिक काल का आरंभ कब से मानना चाहिए और कब से किन विद्वानों ने माना है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आधुनिक काल का आरंभ कब से मानते हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं आधुनिक काल का आरंभ 1868 ईस्वी से। अब बात है कि 1868 ईस्वी से क्यों मानते हैं? 1867 से भी मान सकते थे, 69 से भी मान सकते थे। तो आप लोग को ये पता होगा कि आधुनिक काल में 1868 ईस्वी में एक पत्रिका प्रकाशित हुई थी, कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा के प्रकाशन काल कब था? 1968। इसी कारण से 1968 से आधुनिक काल का आरंभ मानते हैं कौन? रामचंद्र शुक्ल। लिख सकते हैं यहाँ पे कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा पत्रिका के प्रकाशन वर्ष से। साफ शब्दों में समझ में आ गई होगी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल आधुनिक काल का आरंभ 1968 से क्यों मानते हैं। इसलिए कि 1968 ईस्वी में कवि वचन सुधा पत्रिका प्रकाशित हुई थी और ये पत्रिका के संपादक कौन थे? इस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र ही थे। नंबर 2, शुक्ल जी के बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके बारे में भी समझते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आधुनिक काल का आरंभ कब से मानते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आधुनिक काल का आरंभ मानते हैं 1860 ईस्वी से। कब से मान रहे हैं? 1860 ईस्वी से ये मान रहे हैं। अब ये भी तो प्रश्न फिर मन में आएगा कि 1860 से ये क्यों मान रहे हैं? 61 से मानते, 55 से मानते, 50 से मानते। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 1860 से आधुनिक काल का आरंभ इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इसी समय से 1860 में ही छापे खाने का शुभारंभ हुआ था। लिख सकते हैं छापे खाने जहां पे मुद्राएं या हमारी पुस्तकें छपती हैं, वो दोनों छापे खाने की शुरुआत से। कब से? तो छापे खाने की शुरुआत से 1860 में ही छापे खाने की शुरुआत हुई थी। इसीलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कब से मानते हैं आधुनिक काल का आरंभ? 1860 से मानते हैं। नंबर 3, डॉक्टर नगेंद्र। अगर डॉक्टर नगेंद्र की बात करें कि डॉक्टर नगेंद्र आधुनिक काल का आरंभ कब से मानते हैं, तो डॉक्टर नगेंद्र 1857 से आधुनिक काल का आरंभ मानते हैं। कब से मान रहे हैं? 1857 ईस्वी से। क्यों? क्योंकि भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसी पीरियड में शुरू होता है, यहीं से शुरू होता है। लिख सकते हैं भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 में। इसी कारण से डॉक्टर नगेंद्र आधुनिक काल का समय कब से मान रहे हैं? 1857 से। चलिए नंबर 4, डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह का भी सेम मत है। ये भी कब से मानते हैं? ये भी 1857 से मानते हैं। और क्यों मानते हैं? क्योंकि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुई थी? 1857 में हुई थी। इसलिए दोनों का मत एक है, डॉक्टर बच्चन सिंह का और डॉक्टर नगेंद्र का। नंबर 5 की बात करते हैं मिश्र बंधु महाप्रभु कब से मानते हैं? मिश्र बंधु विक्रम संवत, इसको ईस्वी में बदल देते हैं हम, विक्रम संवत कब से? 1926 से मानते हैं। विक्रम संवत 1926 से।
ठीक है। और विक्रम संवत 1926 को अगर ईस्वी में बदले तो कितना आएगा, ब्रैकेट में ईस्वी लिख लीजिए, ईस्वी आ जाएगा 1869 ईस्वी से ये मानते हैं क्या, आधुनिक काल का आरंभ। मिश्र बंधु कब से मानते हैं, 1869 ईस्वी से मान रहे हैं आधुनिक काल का आरंभ। चलिए 5 हो गए। कुछ विद्वान को और देखते हैं, छूट गया कि नहीं का, क्या नहीं छूटा है तो आगे बढ़िए। आगे लिखिए मिश्र बंधु के बाद नंबर 6, नंबर 6 में लिखिए डॉक्टर मैनेजर पांडे, डॉक्टर मैनेजर पांडे, डॉक्टर मैनेजर पांडे। डॉक्टर मैनेजर पांडे आधुनिक काल का आरंभ कब से मानते हैं, ये मानते हैं प्रभु 1850 ईस्वी से। कब से, 1850 ईस्वी से। 1850 ईस्वी से क्यों मानते हैं, क्योंकि 1850 में आधुनिक काल के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था, भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म वर्ष से। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1850 में ही भारतेंदु जी का जन्म हुआ था, इसीलिए ये इनके जन्म से ही आधुनिक काल का आरंभ मानते हैं, क्योंकि आधुनिक काल के जनक ही भारतेंदु हरिश्चंद्र कहलाते हैं। कितने मत हो गए, 6। एक मत और लिख लीजिए नंबर 7, डॉक्टर कृष्णलाल। इनका थोड़ा डिफरेंट है, पता नहीं क्या इनके मन में चला। डॉक्टर कृष्णलाल ये मानते हैं 1837 ईस्वी से। कब से मानते हैं, 1837 ईस्वी से ये मानते हैं। तो ये हो गया आधुनिक काल का आरंभ कब से माना जाना चाहिए। तो सबों का आप लोग को हम प्रमाण दे चुके हैं, सबों के बारे में समझा दिए हैं कि किस विद्वान ने, अगर किसी ने 1868 से माना तो क्यों माना, और किसी ने 1857 से माना तो क्यों माना, सबके बारे में आप लोग को समझा दिए हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं आधुनिक काल का नामकरण, अर्थात किस विद्वान ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया है। ज्यादा नाम तो नहीं है, सबसे अधिक नाम तो था किसका, आदिकाल का लगभग आपको 20-25 लिखाए होंगे, और उतना ही नाम फिर आप लोग को हम लिखाएंगे रीतिकाल का। रीतिकाल का फिर नाम उसी तरह आप लोग को लिखाया जाएगा। चलिए आधुनिक काल के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। लिखिए आधुनिक काल को विद्वानों द्वारा दिया गया नाम। आधुनिक काल को विद्वानों द्वारा दिया गया नाम। तो आधुनिक काल को किस विद्वान ने क्या नाम दिया है। नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा। नंबर 1 वर्तमान काल, कि आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा। तो आधुनिक काल को वर्तमान काल मिश्र बंधु ने सबसे पहले कहा था। किसने कहा, तो मिश्र बंधु ने कहा। आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने नाम दिया, तो मिश्र बंधु ने दिया। नंबर 2 आधुनिक काल, आधुनिक काल को आधुनिक काल किसने कहा, आधुनिक काल। आधुनिक काल को हम लोग गद्य काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गद्य काल, क्योंकि इससे पहले तो गद्य का विकास हुआ नहीं था। आदि काल, भक्ति काल और रीति काल में काव्य की ही रचना हुई, चाहे वो काव्य प्रबंध में हो या मुक्तक में हो, ठीक है, खंड काव्य हो, जो भी हो, लेकिन सिर्फ काव्य की ही रचना हुई। तो आधुनिक काल से ही गद्य के विविध स्वरूपों, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, रेखाचित्र, स्मृति, जीवनी, यात्रा साहित्य, इन सबों का विकास हुआ। इसीलिए आधुनिक काल को गद्य काल कहा जाता है। और गद्य काल नाम किसने दिया, या आधुनिक काल नाम किसने दिया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। ये आप लोग के जहन में होना चाहिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अर्थात शुक्ल बाबा ने ये नाम दिया।
नंबर 3 की बात करें, आधुनिक वर्तमान काल मिश्र बंधु ने कहा। आधुनिक काल या गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। नंबर 3 पर आइए और लिखिए साहित्य काल, कि आधुनिक काल को साहित्य काल किसने कहा। तो आधुनिक काल को साहित्य काल कहने वाले विद्वान हैं पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। कौन है? पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। कुलश्रेष्ठ इनकी उपाधि है। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ, इन्होंने क्या कहा? साहित्य काल कहा। एक नाम और लिख लीजिए, नंबर 4 और अंतिम, आधुनिक काल। क्योंकि आधुनिक काल अन्य विद्वानों ने भी कहा है। आधुनिक काल, आधुनिक काल और गद्य काल, आधुनिक काल और गद्य काल पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने कहा, ठीक है। सॉरी, आधुनिक काल और गद्य काल आचार्य शुक्ल ने कहा। तो आधुनिक काल जो है वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी कहा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये दोनों भी ने आधुनिक काल नाम दिया है। तो यहां तक लिखिए इसको आराम से। स्पष्ट है? कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। आधुनिक काल को विद्वानों द्वारा दिया गया नाम। वर्तमान काल मिश्र बंधु, आधुनिक काल या गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, साहित्य काल पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ, आधुनिक काल रामकुमार वर्मा और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये हो गया आधुनिक काल का नाम। अभी हम भारतेंदु युग में प्रवेश नहीं किए हैं, क्यों परेशान हैं? अभी आधुनिक काल में ही चल रहे हैं। भारतेंदु युग में जब प्रवेश करेंगे तो द्वार खोलेंगे ना, तो वहां लिख देंगे आधुनिक काल। चलिए एक चीज और देख लीजिए, तब हम लोग आधुनिक काल की ओर प्रस्थान आप लोग को करवाते हैं। आधुनिक काल की विशेषताएं याद रखें। देखिए, आधुनिक काल के अंतर्गत ये 9 शाखा जो आप लोग को लिखाए थे, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता और अद्यतन कविता, ये सभी आधुनिक काल के अंतर्गत ही आते हैं। आधुनिक काल की विशेषताएं बस 2-3 पॉइंट इसमें लिख लीजिए, क्योंकि फिर तो प्रत्येक कालखंड की विशेषता अलग अलग लिखाएंगे। आधुनिक काल की विशेषताएं, तो आधुनिक काल की विशेषताओं में कुछ बिंदुओं पर आप लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले तो यह कि आधुनिक काल में किसकी प्रधानता हुई? तो गद्य शैली की प्रधानता। तो गद्य की प्रधानता रही। एक विशेषता तो ये प्रमुख हो गई आधुनिक काल में कि किसकी प्रधानता रही? तो गद्य की प्रधानता रही। दूसरी बात, शोषण और अत्याचार का विरोध किया गया। काव्यों में, कहानियों में, उपन्यासों में, यानी गद्य और पद्य के माध्यम से शोषण और अत्याचार का विरोध, शोषण व अत्याचार का विरोध किया गया। शोषण व अत्याचार का विरोध किया गया। नंबर 3, भाषा का जो स्वरूप था, जैसे रीतिकाल में भाषा क्या रही थी? ब्रज रही थी। भक्ति काल में क्या रही थी? प्रधानता अवधि की रही और ब्रज दोनों भी रही, ठीक है। और आधुनिक काल में भाषा क्या हुई? पूर्ण रूपेण खड़ी बोली हो गई। खड़ी बोली भाषा का पूर्ण रूपेण विकास जो होता है वो भारतेंदु युग में ना होकर द्विवेदी युग में होता है, लेकिन आरंभ भारतेंदु युग से हो जाता है। तो भाषा के रूप में खड़ी बोली का आरंभ, भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा, खड़ी बोली की प्रतिष्ठा हो गई। किसके रूप में? भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा। ये तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता लिख लीजिए, विषय की विविधता हो गई। विषय की विविधता, अनेक विषयों पर रचनाएं होने लगी, विषय की विविधता हो गई। विषय की विविधता हो गई। नंबर 5, साहित्य के विविध विधाओं का विकास होने लगा। साहित्य के विविध
साहित्य के विविध विधाओं का विकास। ये आप लोग कम से कम 5 विशेषता जरूर याद रखें। आधुनिक काल की विशेषताओं में ये 5 विशेषता मूलतः याद रखें, क्योंकि फिर हम प्रत्येक कालखंड की विशेषता आप लोग को बताएंगे। जैसे भारतेंदु युग शुरू करेंगे तो भारतेंदु युग की विशेषता बताएंगे, द्विवेदी युग शुरू करेंगे द्विवेदी युग की बताएंगे, छायावाद, प्रगतिवाद, सभी की विशेषताएं अलग अलग रही। तो कम से कम ये मूल विशेषताएं जो सभी कालखंड में पाई जाती है ये जरूर याद रखेंगे। तो यहाँ पे आके आधुनिक काल जो होती है उसके बारे में जो बातें हम लोग कर रहे थे वो हो गई समाप्त। अब हम लोग प्रस्थान करते हैं भारतेंदु युग की तरफ। कहाँ प्रस्थान करेंगे? भारतेंदु युग की तरफ। चलिए शुरू करते हैं भारतेंदु युग। लिखिए भारतेंदु युग। भारतेंदु युग यहां शुरू करते हैं। आधुनिक काल हिंदी साहित्य के विकास का प्रथम चरण भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर क्या पड़ गया? भारतेंदु युग नाम पड़ गया। ठीक है। अच्छा, भारतेंदु युग क्या था? भारतेंदु युग की अगर परिभाषा समझें तो क्या था कि आधुनिक काल अर्थात आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास का प्रथम चरण जिसके पुरोधा या जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र हुए और इन्हीं के नाम पर जो कालखंड रखा गया, कालखंड का नामकरण किया गया, उसे भारतेंदु युग कहते हैं या उसे भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि भारतेंदु युग की समय सीमा क्या रही? भारतेंदु युग की समय सीमा, अगर भारतेंदु युग की समय सीमा की बात करें तो समय सीमा सभी विद्वानों के अनुसार तो अलग अलग रही, लेकिन सर्वमान्य क्या है वो भी जानना है। और समय की विविधता इसमें क्यों पाई गई? दूसरी बात है कि किस विद्वान ने भारतेंदु युग का समय क्या क्या माना है, ये भी परीक्षा के लिए उपयोगी है और परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो कम से कम ये जरूर याद रखें। नंबर 1 में आप लोग लिखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शॉर्ट में इनको आचार्य शुक्ल हम लोग लिख सकते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। हिंदी के बच्चे हैं तो समझ जाएंगे कि आचार्य शुक्ल कौन थे। तो शुक्ल बाबा हिंदी में एक ही हुए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो शुक्ल जी ने भारतेंदु युग का समय सीमा कब से कब तक माना है? ये मानते हैं 1868 से ना, हाँ, ये 1868 ईस्वी से कब तक मानते हैं? 1893 ईस्वी तक मानते हैं। शुक्ल बाबा भारतेंदु युग का समय कब से कब तक मानते हैं? तो ये 1868 से 1893 ईस्वी तक मानते हैं। नंबर 2, मिश्र बंधु की अगर बात करें कि मिश्र बंधु क्या मानते हैं, तो मिश्र बंधु मानते हैं 1869 ईस्वी, 1869 ईस्वी से कब तक? 1888 ईस्वी तक मानते हैं। 1888 ईस्वी तक का समय मानते हैं मिश्र बंधु। किसको? भारतेंदु युग को। नंबर 3, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा आधुनिक भारतेंदु युग का समय सीमा कब से कब तक मानते हैं? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा भारतेंदु युग का जो समय सीमा मानते हैं वो मानते हैं 1870 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। 1900 ईस्वी तक का जो समय है वो रामकुमार वर्मा मानते हैं। नंबर 4, रामविलास शर्मा की बात करें। रामविलास शर्मा भारतेंदु युग का समय कब से कब तक मानते हैं? तो रामविलास शर्मा 1857 से 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक मानते हैं। और यही सर्वमान्य मत भी है। सर्वमान्य मत भी क्या है भारतेंदु युग का? 1857 से 1900 ईस्वी तक।
ये जरूर याद रखेंगे। ये क्या है? ये सर्वमान्य मत भी है, सर्वमान्य मत भी यही है। 1857 से 1900 ईस्वी तक का जो कालखंड है वो भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। तो भारतेंदु युग क्या, अगर यहाँ लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का जो समय था वो क्या कहलाया? भारतेंदु युग के नाम से जाना गया। अब हम लोग देखते हैं भारतेंदु युग के नाम, यानी भारतेंदु युग को विद्वानों ने जो नाम दिया है उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। नेक्स्ट चलिए लिखिए, भारतेंदु युग, भारतेंदु युग को विद्वानों द्वारा, भारतेंदु युग को विद्वानों द्वारा दिया गया, भारतेंदु युग को विद्वानों द्वारा दिया गया नाम नंबर 1। सबसे पहले भारतेंदु युग किसने कहा? सबसे पहले ये समझिए कि भारतेंदु युग नाम किसने दिया? सबसे पहले कि भारतेंदु युग नाम किसने दिया? तो भारतेंदु युग नाम जो है वो नंद दुलारे वाजपेयी ने दिया था। किसने दिया था? तो वो नंद दुलारे वाजपेयी ने दिया। किसने दिया था? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने दिया। अच्छा, इसी को थोड़ा सा और घुमा दीजिए। अगर हम पूछें कि भारतेंदु काल नाम किसने दिया, तो भारतेंदु काल, अगर भारतेंदु काल नाम की बात करें तो भारतेंदु काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था, जिनके नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। इन्होंने ही भारतेंदु काल नाम दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु युग को भारतेंदु काल कहा। नंबर 3, नव जागरण काल किसने कहा? नव जागरण काल, अगर नव जागरण काल की बात करें कि भारतेंदु युग को नव जागरण काल किसने कहा, तो भारतेंदु युग को नव जागरण काल रामविलास शर्मा ने कहा था। किसने कहा? रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युग को नव जागरण काल कहा। नंबर 4, पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण में कौन सी संधि है? पुनर्जागरण शब्द में कौन सी संधि है? पुनर्जागरण में विसर्ग संधि है। पुनर्जागरण काल, अगर पुनर्जागरण काल की बात करें तो पुनर्जागरण काल किसने कहा था? पुनर्जागरण काल डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। किसने कहा? तो डॉक्टर नगेंद्र ने इसे पुनर्जागरण काल कहा था। स्पष्ट है? चलिए, पुनर्जागरण काल के बाद नई काव्यधारा प्रथम उत्थान नाम किसने दिया? नई काव्य धारा प्रथम उत्थान, नई काव्यधारा प्रथम उत्थान नाम किसने दिया? तो नई काव्यधारा प्रथम उत्थान नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही इसे नई काव्यधारा प्रथम उत्थान नाम दिया। स्पष्ट है? और कुछ नाम देखते हैं। कितने नाम हुए? 5। अच्छा, आदर्शवादी मुक्तक काव्य परंपरा का युग किसने कहा था? आदर्शवादी मुक्तक काव्य परंपरा का युग किसने कहा? यही देख लीजिए। तो आदर्शवादी मुक्तक काव्य परंपरा का युग, इसको भारतेंदु युग को गणपति चंद्र गुप्त ने कहा था।
आदर्शवादी, मुक्तक काव्य, परंपरा का युग, गणपति चंद्र गुप्त ने कहा। तो ये हो गया भारतेंदु युग का भारतेंदु युग को विद्वानों द्वारा दिए गए नाम। ये आप लोग को लगभग 6 नाम लिखा दिए, काफी है। भारतेंदु युग किसने कहा? नंदुलारे वाजपेयी ने। भारतेंदु काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। भारतेंदु युग को नवजागरण काल किसने कहा? रामविलास शर्मा। पुनर्जागरण काल डॉक्टर नगेंद्र। नई काव्य धारा प्रथम उत्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदर्शवादी मुक्तक काव्य परंपरा का युग गणपति चंद्र गुप्त। तो ये हो गया भारतेंदु युग को विद्वानों द्वारा दिए गए नाम। अब हम लोग आगे देखते हैं भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां या विशेषताएं। भारतेंदु युग की, इसको प्रवृत्तियां भी बोल सकते हैं और विशेषताएं भी बोल सकते हैं। प्रवृत्तियां या विशेषताएं, भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां या विशेषताएं, इसको हम लोग इस नाम से जान सकते हैं। तो भारतेंदु युग की विशेषताएं क्या क्या रही? भारतेंदु युग आप लोग पढ़े हैं, बहुत बार पढ़े होंगे, तो ये बताइए कि भारतेंदु युग की विशेषताएं क्या रही थी? राष्ट्रीयता की भावना थी, बिल्कुल थी, परंतु दबी हुई थी। हाँ, राजभक्ति की भावना थी। सबसे पहली विशेषता जो थी वो थी सामाजिक चेतना। समाज के प्रति इन कवियों में एक अलग जोश था, और जो समाज सोया हुआ था कई वर्षों से, उसको जगाने का प्रयास इस कालखंड के कवियों ने किया। जब इस कालखंड के कवि को देखेंगे तो वहां इसकी पंक्तियों को भी समझाते चलेंगे। भक्ति भावना भी थी, हरे का हरिनाम, भक्ति भावना भी थी। सामाजिक चेतना, भक्ति भावना। नंबर 3, प्रकृति का चित्रण भी इस कालखंड में हुआ था। प्रकृति का चित्रण भी इस कालखंड में हुआ। नंबर 4, राजभक्ति की भावना थी। राजभक्ति की भावना थी। नंबर 5, राष्ट्रीयता की भावना थी। खुलकर राष्ट्रीयता की भावना इस कालखंड में प्रकट नहीं हो पाई, परंतु राष्ट्रीयता की भावना रही। राष्ट्रीयता की भावना भी इस कालखंड के कवियों में पाई जाती है। हालांकि ये खुलकर सामने नहीं आई, दबी हुई थी, संकुचित रही, परंतु राष्ट्रीयता की भावना थी। नंबर 6, समस्या पूर्ति इस कालखंड की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। समस्या पूर्ति। नंबर 7, हास्य व्यंग की प्रधानता रही है। हास्य व्यंग की प्रधानता रही। नंबर 8, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होने लगा। पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होने लगा इस कालखंड में। और एक विशेषता और लिख लीजिए, साहित्य की विविध विधाओं का, साहित्य के विविध विधाओं, साहित्य के विविध विधाओं, साहित्य के विविध विधाओं का साहित्य के विविध विधाओं का आरंभ भी इसी कालखंड से होता है। साहित्य के विविध विधाओं का आरंभ होने लगा। और एक विशेषता और लिख लीजिए, ये कि पद्य की भाषा तो ब्रज रही, पद्य की भाषा ब्रज
तथा गद्य की भाषा, पद्य की भाषा, पद्य मतलब कविताओं, कविताओं की भाषा जो रही थी तो वो तो ब्रज ही रही, लेकिन पद्य अर्थात कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, इन सबों की भाषा खड़ी बोली हो गई। तो पद्य की भाषा ब्रज तथा गद्य की भाषा, गद्य की भाषा में खड़ी बोली का प्रयोग, में खड़ी बोली का प्रयोग, ये इस कालखंड की विशेषता रही और ये बहुत महत्वपूर्ण है। विशेषताएं पूछी जाती है प्रत्येक परीक्षाओं में, तो ये 10 विशेषता आप लोगों के लिए मोस्ट है, इसे जरूर याद रखेंगे आप सभी। तो भारतेंदु युग में हम लोग प्रवेश कर गए थे और भारतेंदु युग की समय सीमा देख लिए, भारतेंदु युग के विद्वानों द्वारा दिए गए नाम देख लिए और भारतेंदु युग के की प्रवृत्तियां भी हम लोग आज देख लिए हैं। भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों के बाद हम भारतेंदु मंडल के कवि भी देख लेते हैं कि भारतेंदु मंडल के रचनाकार कौन थे। देखिए, भारतेंदु, कुछ रचनाकार ऐसे थे भारतेंदु कालखंड में जो भारतेंदु मंडल के अंतर्गत नहीं थे और कुछ जो थे वहाँ वो भारतेंदु मंडल के अंतर्गत थे। परीक्षाओं में प्रश्न ऐसे भी आ जाते हैं कि कौन भारतेंदु मंडल के कवि नहीं थे या कौन भारतेंदु मंडल के कवि थे, तो ये भी जानना आवश्यक है कि भारतेंदु मंडल के अंतर्गत कौन कौन कवि थे, ठीक है, और कौन, और उसके बाद जो बच गए वो नहीं थे। ऐसे इस कालखंड में कम से कम आप लोग को हम 14-15 कवि के बारे में बताएंगे। तो कौन से कवि भारतेंदु मंडल के थे उसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। तो लिखिए, भारतेंदु मंडल के रचनाकार, भारतेंदु मंडल के रचनाकार, अर्थात कौन भारतेंदु मंडल में थे और कौन भारतेंदु मंडल में नहीं थे, उनको थोड़ा सा देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग जो नाम लिखते हैं वो लिखते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगर इनका समय देखें कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का समय कब से कब तक था, तो इनका जन्म हुआ था 1855 ईस्वी में और इनका निधन हो गया था 1922 ईस्वी में। ऐसे इनके बारे में फिर विस्तार से हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ भारतेंदु मंडल के रचनाकार को लिख लेते हैं। नंबर 2 में लिख लीजिए बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। अगर बालकृष्ण भट्ट का समय अगर आप लोग देखें कि बालकृष्ण भट्ट का समय क्या था, तो इनका जन्म हुआ था 1844 ईस्वी में और इनका निधन हो गया था 1914 ईस्वी में। तीसरे कवि लिखे दामोदर शास्त्री, दामोदर शास्त्री। दामोदर शास्त्री का अगर समय देखें तो इनका दामोदर शास्त्री का समय क्या था, तो दामोदर शास्त्री का समय तो याद है नहीं बाबू, मुझे भी याद नहीं है इसके इनका समय। दामोदर शास्त्री, अच्छा जब इनको पढ़ेंगे वहाँ पे देख लेंगे। तो अभी ये रहने दीजिए, सिर्फ रचनाकार का नाम लिख लीजिए, झूठ मूठ में समय बर्बाद क्यों करना है, एक ही बार लिखा देंगे। तो ये तीसरे हो गए। चौथे की बात करें, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये भारतेंदु मंडल के रचनाकार थे। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु मंडल के रचनाकार थे। दामोदर शास्त्री, ये भी भारतेंदु मंडल के रचनाकार थे। नंबर 4 काशीनाथ खत्री, अब जन्म बाद में देखेंगे। काशीनाथ खत्री, ठीक है, काशीनाथ खत्री। और काशीनाथ खत्री के बाद नंबर 5 में लिखिए लाला श्रीनिवास दास, लाला श्री निवास दास।
लाला श्रीनिवास दास का जन्म तो हुआ था 1850 ईस्वी में और इनका निधन हो गया था 1878 ईस्वी में। बाद में समय देख लेंगे। नंबर 6 में लिखिए राधा कृष्ण दास। जब इन लोगों को पढ़ेंगे वहां पे इन लोगों का समय देख लेंगे। राधा कृष्ण दास। नंबर 7 मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। नंबर 8 कार्तिक प्रसाद खत्री। कार्तिक प्रसाद खत्री। एक काशीनाथ खत्री अलग हैं और कार्तिक प्रसाद खत्री अलग हैं, थोड़ा इसका ध्यान रखेंगे। नंबर 8। नंबर 9 में लिखिए राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी का जन्म 1859 में हुआ था और इनका निधन 1925 में हुआ था। ये बाद में हम लोग देख लेंगे। राधाचरण गोस्वामी के बाद नंबर 10 प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र ये सभी भारतेंदु मंडल के कवि थे। प्रताप नारायण मिश्र के बाद लिखिए नंबर 11 अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास के बाद नंबर 12 ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह के बाद एक कवि और इसमें लिख लीजिए नंबर 13 में लाला सीताराम। लाला सीताराम। लाला सीताराम। ये 13 कवि जो थे वो भारतेंदु मंडल के रचनाकार थे। और इसके बाद जैसे इस कालखंड में बच गए ना रा लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद सितारे, हिंद, बाबू तोताराम, ये सभी जो थे वो भारतेंदु मंडल के कवि नहीं थे। वो भारतेंदु मंडल से बाहर रहकर रचना किया करते थे। लेकिन ये सभी कवि जो थे बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगन, बालकृष्ण भट्ट, दामोदर शास्त्री, काशीनाथ खत्री, लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह और लाला सीताराम, ये सभी भारतेंदु मंडल के कवि थे। अब करना क्या है कि अब प्रत्येक कवि को, जो भारतेंदु मंडल के कवि हैं, उनको पढ़ना है और विस्तार से पढ़ना है कि कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। एक बात और समझिए कि हम जिन कवियों को पढ़ेंगे, थोड़ी सी रणनीति समझ लीजिए जो आपके लिए फायदेमंद होगी और यही तरीका भी है। हम आधुनिक काल से जिन कवियों को पढ़ेंगे, ठीक है, मान लीजिए कि हम पढ़ रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही, ऐसे समझिए। मान लीजिए हम भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ रहे हैं, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ रहे हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ने पर इनकी जीवनी तो आ गई। अब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? आधुनिक काल पढ़ रहे हैं। समझिए, यहाँ से थोड़ा रणनीति देखिए क्या है जो आप लोग को के लिए परम कल्याणकारी होगा। आधुनिक काल हम लोग देख रहे हैं, तो आधुनिक काल में क्या हुआ कि साहित्य की अनेक विधाओं की रचना होने लगी। उपन्यास, नाटक, निबंध, स्मृति, जीवनी, सभी विधाओं पर रचना होने लगी थी। महाकाव्य, खंड काव्य, सब कुछ लिखी जाने लगी। तो हम जिन कवि को पढ़ रहे हैं, भारतेंदु जी को पढ़ रहे हैं मान लीजिए, तो सबसे पहले क्या जानना है इनका? सबसे पहले इनका परिचय देखना है। सबसे पहले इनका परिचय देख लिए। परिचय देखने के बाद हम लोग इनको रचना देखेंगे। रचना, अब इनकी रचना में क्या करना है कि जो भी रचनाएं किए हैं, चाहे इन्होंने कविता लिखा, क्या लिखा? कविता लिखा, मान लीजिए कहानी लिखा, निबंध लिखा, नाटक लिखा, जीवनी लिखा, यानी जो भी विधाओं की रचना इन्होंने की है,
अनेक विधाएं। एक कवि या एक रचनाकार जो जिस कालखंड में आते जाएंगे उनकी संपूर्ण रचनाओं को एक जगह करना है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ सिर्फ कविता पढ़ लिए, कहानी जाके कहानी विधा में पढ़ेंगे, उपन्यास उपन्यास विधा में, वो नहीं, वहाँ पढ़ेंगे, वहाँ भी पढ़ाया जाएगा, परंतु यहाँ एक जगह संग्रहित रहने से क्या होगा कि आप लोगों को याद करने में अच्छी होगी और बातें आपकी जहन में बैठ जाएगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र को देख लिए परिचय। अब रचना में इनकी जो भी रचनाएं हैं परीक्षा की दृष्टि से, चाहे वो काव्य हो, गद्य हो, पद्य हो, उपन्यास हो, कहानी हो, नाटक हो, निबंध हो, स्मृति हो, रेखाचित्र हो, जीवनी हो, इतना ही नहीं पत्र पत्रिकाएं भी हों, तो सबको यहाँ देखते चलना है एक रचनाकार। और जब एक रचनाकार हो गए तो इनके बाद दूसरे रचनाकार को देखेंगे। आई बात समझ में? क्योंकि आधुनिक काल में भारतेंदु युग से रचनाएं विविध भागों में होने लगी। गद्य के अलग क्षेत्र हो गए, पद्य के अलग क्षेत्र हो गए, और गद्य के क्षेत्रों में तो खैर बाढ़ आ गई, अनेक विधाओं पर रचना होने लगी। तो उन सभी रचनाकारों की सभी रचनाएं जो हैं परीक्षा की दृष्टि से उसको देखेंगे। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ काव्य पढ़ा दिए सभी को छोड़ दिए, वो नहीं, यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र की सभी देख लेंगे, राधाचरण गोस्वामी की सभी देख लेंगे, बद्रीनारायण चौधरी की सभी रचनाएं देख लेंगे, चाहे वो गद्य की रचना हो या पद्य की रचना हो। हाँ, जिसे उपन्यास विधा हम पढ़े तो उपन्यास विधा में भारतेंदु युग के जो भी उपन्यासकार थे उनको भी मैंने पढ़ाया, कहानी में भी पढ़ाया, तो वहाँ हम अलग पढ़ेंगे। एक ही चीज बार बार करने से वो जहन में बैठ जाती है और याद होती है, इस बात को समझें। अब जो बच्चे सजग क्लासेस हिंदी के व्हाट्सएप चैनल में जुड़ना चाहेंगे, जिनका विषय हिंदी है, वो इस नंबर पर मैसेज करके हिंदी साहित्य के ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इससे उनको क्या फ़ायदा है बच्चे को? इनसे बच्चे को क्या फ़ायदा है कि पहला तो यहाँ पे जब हमको समय मिलता है तो कुछ हम क्वेश्चन भेज दिया करते हैं या उसका डिस्कशन भी करा देते हैं, कभी आप लोग से हम फ़ोन पे बात भी कर लेते हैं। दूसरी बात है कि यहाँ परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण या क्लास के बारे में कोई बातें या आप लोगों को कुछ कहना हो तो आप इस ग्रुप में रहेंगे तो आपकी सूचनाएँ आदान प्रदान करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और कल से हम लोग जिन कवि को अर्थात भारतेंदु युग के जिस कवि को हम लोग देखेंगे, जिस रचनाकार को देखेंगे, उनको संपूर्ण देखते चलेंगे, सर्वोपांग देखेंगे, उनको किसी को भी छोड़ना नहीं है। और कल से इन रचनाकारों को पढ़ेंगे। भारतेंदु मंडल में तो भारतेंदु हरिश्चंद्र सबसे पहले हैं और इनकी सबसे अधिक रचनाएं भी हैं, तो कल से वहां से हम लोग बात करते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, ठीक से पढ़िए, स्वस्थ रहिए। ठंड अधिक है, थोड़ा बच के भी रहा कीजिए। चलिए।